नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं भारत के एक बेहद ऐतिहासिक कानूनी ढांचे के बारे में, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 और क्रॉस डिसेबिलिटी इंटरवेंशंस। हमारा मकसद है कि इस पूरे विषय को, इसके नियमों और रणनीतियों को बिल्कुल आसान और याद रहने वाले तरीके से डिकोड किया जाए, ताकि इसका एक स्पष्ट ब्लूप्रिंट दिमाग में छप जाए। चलिए, बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं। भारत के इस आधुनिक डिसेबिलिटी फ्रेमवर्क को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 6 स्पष्ट हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले आरपीडब्ल्यूडी एक्ट और इसकी परिभाषाएं, फिर कैटेगरीज और कानूनी अधिकार, इसके बाद विकलांगता के कारण और रोकथाम, फिर डेमोग्राफिक्स, उसके बाद क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच और आखिर में एग्जाम की तैयारी के लिए एक क्विक समरी। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले और सबसे बुनियादी हिस्से से, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट और उसकी परिभाषाएं। यहीं से हमारे इस पूरे विषय की नींव तैयार होती है। इस पूरे कानून को समझने के लिए जो एक शब्द सबसे ज्यादा मायने रखता है, वो है बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जिसे हिंदी में मानदंड विकलांगता भी कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी मेडिकल अथॉरिटी द्वारा सर्टिफाइड कम से कम 40% या उससे ज्यादा की विकलांगता। ये जो 40% का आंकड़ा है ना, ये बहुत ही क्रूशियल है। यही वो मास्टर की है जिससे सारे सरकारी फायदों और आरक्षण के दरवाजे खोलते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जो है श्रेणियां और कानूनी अधिकार। 2016 के इस एक्ट ने कानूनी सुरक्षा के दायरे को किस तरह एकदम से बढ़ा दिया, आइए इसे डिकोड करते हैं। अब यहां जो बात वाकई सबसे दिलचस्प है, वो है ये नंबर 21। सोचिए, 1995 के पुराने एक्ट में सिर्फ 7 कैटेगरीज को ही मान्यता मिली हुई थी, लेकिन 2016 के नए कानून ने क्या किया? ये संख्या सीधे 7 से उछलकर 21 कर दी गई। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, बल्कि इंक्लूजन की दिशा में एक बहुत बड़ी छलांग थी। इस बड़े विस्तार का असर ये हुआ कि कई ऐसी स्थितियां जो पहले कानून के दायरे से बिल्कुल बाहर थीं, उन्हें भी सुरक्षा मिल गई। उदाहरण के लिए, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, डिसलेक्सिया जैसी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज और एसिड अटैक सर्वाइवर्स को इस कानून के छाते के नीचे लाया गया। इतना ही नहीं, मल्टीपल डिसेबिलिटीज जैसे कि डेफ ब्लाइंडनेस, पार्किंसंस रोग और सिकल सेल डिजीज जैसी गंभीर बीमारियों को भी आखिरकार वो कानूनी मान्यता मिल गई जिसकी सख्त जरूरत थी। और हम सब जानते हैं कि जब कानूनी मान्यता मिलती है तो उसके साथ कुछ बेहद ठोस अधिकार भी आते हैं। इस एक्ट में हायर एजुकेशन में कम से कम 5% और सरकारी नौकरियों में कम से कम 4% का रिजर्वेशन तय किया गया है। ये दोनों परसेंटेज बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें याद रखना चाहिए। इसके अलावा 6 से 18 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया गया है। और हाँ, एक बहुत ही शानदार पहल है सुगम्य भारत अभियान, यानी एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, जो ये सुनिश्चित करता है कि पब्लिक बिल्डिंग्स और ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बाधा रहित या बैरियर फ्री हों। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, कारण और रोकथाम की रणनीतियां। कानूनी बातों से थोड़ा आगे बढ़कर अब इसके पीछे के मेडिकल साइंस को भी समझना जरूरी है। अगर हम क्रोनोलॉजिकल तरीके से देखें तो डिसेबिलिटी मुख्य रूप से 3 स्टेजेस में शुरू हो सकती है। पहला है प्रीनेटल, यानी जन्म से पहले। इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर या गर्भावस्था के दौरान कुपोषण वजह हो सकते हैं। दूसरा है पेरीनेटल, यानी जन्म के समय, जैसे समय से पहले डिलीवरी होना या जन्म के दौरान ऑक्सीजन की कमी। और तीसरा है पोस्टनेटल, यानी जन्म के बाद, जिसमें बड़े एक्सीडेंट्स, गंभीर इन्फेक्शंस जैसे पोलियो या फिर बढ़ती उम्र शामिल हैं। इन कारणों को समझने के बाद बचाव के 3 स्तर बिल्कुल साफ हो जाते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन में हम समस्या को शुरू होने से ही रोकते हैं, जैसे सही टीकाकरण और अच्छा पोषण देकर। सेकेंडरी प्रिवेंशन में फोकस होता है जल्द पहचान करने पर, जैसे न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग और अर्ली इंटरवेंशन, ताकि स्थिति को विकलांगता बनने से रोका जा सके। और टर्शरी प्रिवेंशन का काम है लॉन्ग टर्म असर को कम करना, जिसके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर और बैरियर फ्री वातावरण तैयार किए जाते हैं। चलिए, अब चौथे सेक्शन पर चलते हैं, जनसांख्यिकी और प्रसार। अब तक हमने जो भी कानूनी और मेडिकल कॉन्सेप्ट समझे हैं, उन्हें असल दुनिया के आंकड़ों के साथ जोड़कर देखते हैं। 1 अरब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये पावरफुल स्टैटिस्टिक है कि दुनिया भर में करीब 1 अरब लोग किसी न किसी तरह की विकलांगता के साथ जी रहे हैं। ये हमारी पूरी ग्लोबल पॉपुलेशन का लगभग 15 से 16% हिस्सा है। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि ये बिल्कुल साफ कर देता है कि ये कोई हाशिए का मुद्दा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी मुख्य धारा की वास्तविकता है। तो जब हम नेशनल प्रोफाइल की तरफ देखते हैं तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि भारत के करीब 2.21 से 2.3% आबादी विकलांगता की श्रेणी में आती है। ये डेटा सेंसस और नेशनल सैंपल सर्वेस पर आधारित है
और यही वो बेसलाइन प्रतिशत है जिस पर देश की सारी आगे की नीतियां टिकती हैं। अगर इन आंकड़ों का थोड़ा और गहराई से विश्लेषण किया जाए तो कुछ साफ पैटर्न नजर आते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ की कमी के चलते शहरों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में इसका प्रसार काफ़ी ज़्यादा है। अगर रिकॉर्ड किए गए डेटा को देखें तो ये महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ज़्यादा दर्ज है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है डिसेबिलिटी का प्रतिशत भी काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ जाता है। हमारा 5वां सेक्शन है क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच। इन डेमोग्राफिक वास्तविकताओं को हैंडल करने के लिए अब हमें पुरानी सोच से हटकर एक बहुत ही मॉडर्न और होलिस्टिक कार्यप्रणाली की ज़रूरत है। पहले एक साइलो अप्रोच चलती थी, जहां हर एक डिसेबिलिटी के लिए अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता था। वो काफ़ी अव्यवहारिक था। इसके बिल्कुल उलट आधुनिक क्रॉस डिसेबिलिटी दृष्टिकोण इन सबको एक साथ मिलाकर समग्र रूप से देखता है। ये मानता है कि भले ही लोगों की शारीरिक या मानसिक चुनौतियां अलग हों, लेकिन समाज में उन्हें जिन रुकावटों का सामना करना पड़ता है और जो उनकी बुनियादी ज़रूरतें हैं वो बिल्कुल एक जैसी हैं। अब सवाल है कि ये अप्रोच इतनी ज़रूरी क्यों है? सबसे पहली बात, संसाधनों का सही इस्तेमाल। अलग अलग सेंटर बनाने की जगह यूनिवर्सली डिज़ाइन किया गया एक ही सिस्टम सबको सर्विस दे सकता है। दूसरी बात, ये समाज को बांटने के बजाय एकजुट करता है, जिससे बदलाव के लिए एक बहुत ही मजबूत राजनीतिक और सामाजिक आवाज़ बनती है। और तीसरी बात, ये अप्रोच मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ को एड्रेस करने में सबसे ज़्यादा कारगर है। इस शानदार अप्रोच को ज़मीन पर लागू करने के लिए 3 बड़े इंटरवेंशंस काम करते हैं। पहला है यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग या यूडीएल, यानी एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो बिना किसी भेदभाव के सभी की ज़रूरतों को पूरा करे। दूसरा है कंपोजिट रिहैबिलिटेशन सेंटर्स या सीआरसीज, जहां एक ही छत के नीचे हर तरह की डिसेबिलिटी का इलाज और सुविधा मिलती है। और तीसरा है कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन या सीबीआर, जिसमें लोकल कम्युनिटीज़ को ही शामिल कर लिया जाता है ताकि वो अपने लेवल पर ही सामाजिक बाधाओं को दूर कर सकें। अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आ गए हैं, एग्जाम प्रेपरेशन समरी। आइए देखते हैं कि ये सारी जानकारी आपस में कैसे एक मजबूत फ्रेमवर्क बनाती है। इस पूरे एक्सप्लेनर का जो सबसे हाई यील्ड निचोड़ है वो इस समरी में है। बस ये 3 बातें पक्की कर लीजिए। बेंचमार्क विकलांगता के लिए 40% का मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, जो सारे सरकारी फायदों को अनलॉक करता है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में कैटेगरीज का 7 से बढ़कर 21 होना एक बहुत ही व्यापक कानूनी समावेशन सुनिश्चित करता है। और 5% हायर एजुकेशन में और 4% सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन, ये सीधे तौर पर शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण की बुनियाद रखता है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही सोचने वाला सवाल छोड़कर जाते हैं। अगर बैरियर फ्री एनवायरनमेंट हमारा कानूनी अधिकार है, तो वो कौन से सामूहिक कदम हैं जो हमें उठाने होंगे ताकि हर एक पब्लिक स्पेस असल में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की भावना को रिफ्लेक्ट करे? कानूनी नियम अपनी जगह हैं, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में हम उसे कैसे अपनाते हैं, असली चुनौती वही है। इस विषय को इतनी गहराई से समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद।